ये कहानी एक तेल बेचने वाली की, जिसकी जिंदगी में काफी परेशानियां थी क्योंकि उसके माता पिता की भी मौत हो चुकी थी। उसका एक छोटा भाई था जो 2 साल का था। तब से नैना तेल बेचने का काम किया करती थी। तेल वाले, तेल ले लो तेल, कच्ची घानी सरसों का तेल ले लो, तेल वाले। नैना तेल बेच ही रही थी कि तभी एक औरत जिसका नाम सुनीता था, वो अपने छज्जे से नैना को आवाज लगाती है। ओ तेल वाली, जरा रुक, मेरे घर के अंदर आ, मुझे तुझसे तेल खरीदना है। सुनीता की आवाज सुनकर नैना घर के अंदर जाने लगती है, पर उसे दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। जिसके बाद सुनीता दरवाजा खोलकर उसे अपने घर में आने देती है। सुनीता का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर जाते ही नैना सबसे पहले उसके घर को चारों तरफ से देखती है। यार ये घर कितना बड़ा है और शानदार है। मैं हर जगह तेल बेचती हूँ। मैंने बड़े बड़े घर भी देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा घर सिर्फ मैंने टीवियों में देखा है। ओ तेल वाली, ये तेल दिखने में तो सही लग रहा है, क्या सच में ये तेरा तेल अच्छा है? मैडम जी, ये तेल सिर्फ देखने में नहीं बल्कि खाने में भी बहुत अच्छा है। एक बार अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगी ना तो बार बार आप तेल मुझसे ही लेंगी, क्योंकि ये तेल मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं ये तेल जरूर खरीदना चाहूंगी। सुनीता नैना के हाथ का बनाया हुआ तेल खरीद लेती है और नैना को अच्छे दाम देती है। नैना भी वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ नैना एक बार फिर सुनीता के घर की तरफ से गुजर रही थी। इस बार भी सुनीता उसे अपने घर बुलाती है और तेल खरीदती है, लेकिन इस बार सुनीता नैना की खूबसूरती को देखकर उसकी तारीफ करते हुए बोलती है। वैसे नाम क्या है तेरा? जी मेरा नाम नैना है। नैना। तो नैना, तू धूप में घूम घूम कर तेल बेचती है, उसके बाद भी तू इतनी खूबसूरत कैसे है? ये तो बस भगवान की देन है। अरे मैं तो अपने चेहरे पे कुछ लगाती तक नहीं हूँ। सही है, एक हमें देख लो, इतनी स्किन केयर करते हैं लेकिन उसके बाद भी ऐसा चेहरा है। और एक तुम्हें देखो, वैसे तेरे चेहरे के साथ साथ मुझे तेरा तेल भी बहुत पसंद आया है। अगर मुझसे कोई तेल की बात करेगा ना तो मैं सभी को तुझसे तेल लेने को कहूँगी। ये तो बड़प्पन है आपका मैडम। ये लो आपका तेल। सुनीता नैना को उसके लिए पैसे दे देती है। सुनीता भी वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी टक्कर विक्रम से हो जाती है और नैना तेल के साथ ही जमीन पर गिर पड़ती है। इतना सारा नुकसान देखकर नैना रोने लगती है। हे भगवान, मेरा सारा तेल जमीन पे गिर गया। अब मैं क्या बेचूंगी? आज तो मेरे घर का राशन भी खत्म हो गया है। नैना, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? देख कर नहीं चल सकता? देख बेचारी को कितनी चोट लग गई और उसका सारा तेल जमीन पर गिर गया। मुझे माफ कर दो माँ, ये तो गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तूने आज फिर से पी रखी है? तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। नहीं माँ, मैंने पी नहीं है, वो तो मुझे लगता है ना भूकंप आ रहा है, इसलिए आपको ना मैं हिलता हुआ नजर आ रहा हूँ। नैना, मुझे माफ कर दे, वो मेरा बेटा थोड़ा होश में नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। नहीं, तू मुझे ठीक नहीं लग रही। चल मैं तुझे दवाई दिलवा देती हूँ, और तो और मैं तेरी भरपाई भी पूरी कर दूंगी, साथ ही तेरे घर में राशन भी भरवा दूंगी। इतना बोलकर सुनीता नैना को खुद सहारा देती है और उसे गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए बोल देता है, जिसके बाद सुनीता उसके घर में 6 महीने का राशन भरवा देती है। साथ ही उसे घर छोड़ने भी जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका भाई बीमार बेड पर पड़ा हुआ है। ये देख आज सुनीता को पता चलता है कि नैना इतनी मेहनत क्यों करती थी। सुनीता नैना को उसके राशन के साथ साथ घर पर छोड़ देती है, लेकिन आज सुनीता चैन से नहीं रह पाती। एक तरफ उसका जो बेटा था वो काफी पीता था, वहीं दूसरी तरफ नैना जो अपनी परेशानियों से परेशान थी। इन सभी बातों के बारे में सोचते हुए सुनीता को एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं नैना की शादी अपने बेटे से करा दूं, क्योंकि इस नालायक से तो कोई शादी करेगा नहीं। और वो बेचारी नैना अपने भाई के लिए ना जाने कितनी ही मेहनत कर रही है। अगर उन दोनों की शादी करा दूं तो इस तरह नैना के भाई का इलाज भी हो जाएगा और नैना को दर दर भटकना भी नहीं पड़ेगा। साथ ही इस नालायक को एक पत्नी मिल जाएगी, क्या पता बीवी आने के बाद सुधर जाए। सुनीता सुबह होने का इंतजार करती है और जैसे ही सुबह होती है वो नैना के पास जाती है। अरे मैडम, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। नैना, मैं कल से तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ।
तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ गई। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। यहीं रुकिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। वैसे मैं यहाँ तुमसे मिलने के साथ साथ एक जरूरी बात करने आई हूँ। जी कहिए। नैना, वो तुम इतनी अच्छी हो ना कि क्या बताऊँ। सच कहूँ तो मैं तुम में खुद का परिवार देखती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाने आई हूँ। तुम्हारे माँ पापा नहीं हैं। अगर वो यहाँ होते तो शायद वो इस रिश्ते के लिए कभी मना नहीं करते। मैडम, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रही हैं। नैना, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। उसको एक लड़की ही सुधार सकती है, लेकिन उससे कोई शादी नहीं कर रहा। फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम में कोई कमी नहीं है। बस तुम अपने भाई के लिए तेल बेचती हो ताकि तुम्हारे भाई का इलाज सही से हो सके। अगर तुमने मेरे बेटे से शादी कर ली और तुम एक बड़े घर की बहू बन जाओगी, उसके बाद तुम्हें अपने भाई के लिए तेल बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही तुम्हारे भाई का इलाज भी हो जाएगा, और तो और मेरे बेटे को एक सुधारने वाली लड़की भी मिल जाएगी। क्या पता तुम्हारे आने से मेरा बेटा सुधर जाए। नैना ये काफी अच्छे से जानती थी कि विक्रम पियक्कड़ है और अपने भाई के लिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है, और इस तरह जल्दी ही विक्रम नैना से शादी कर लेता है। पर सुनीता के पड़ोसी सुनीता को ताने मारते हुए कहते हैं, देख तो कितनी बेवकूफ है ये औरत। इसने तो अपने बेटे की शादी एक तेल बेचने वाले से करा दी। अरे हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। इसमें कमी ही क्या थी, बस पीता खाता ही तो था। अरे फिर भी तेल बेचने वाले के साथ शादी करवा दी इसकी। आस पड़ोस की ऐसी बातें सुनकर सुनीता को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी पड़ोसन को जवाब देते हुए कहती है, हाँ, मैंने अपने बेटे की शादी एक तेल बेचने वाली लड़की से करवाई है और मेरी तेल बेचने वाली बहू है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अरे जब मुझे और मेरे बेटे को कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्यों इतनी हो रही है प्रॉब्लम। और रही मेरे बेटे के पीने की बात, अगर मेरा बेटा तुम लोगों को इतना ही अच्छा लगा था तो उस समय तुम लोगों ने अपनी बेटियों का हाथ मेरे बेटे के हाथ में क्यों नहीं दिया? क्यों तब ये कहा कि लड़का पियक्कड़ है? सुनीता की बात सुनकर सभी का मुंह बंद हो चुका था और ये देखकर सुनीता बोलती है, आज तो तुम लोगों ने मेरी बहू के बारे में बोल दिया, लेकिन अगर आज के बाद तुमने मेरी बहू के बारे में कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। याद रखना मेरी बात। इस तरह सुनीता मोहल्ले वालों का मुंह बंद कर देती है। समय गुजरता है और अब नैना के भाई का इलाज सही से होने लगा था। साथ ही वो विक्रम से भी प्यार करने लगी थी और उसे समझाती थी और अपने घर को उसने बहुत अच्छे से संभाल लिया था। उसका प्यार देखकर विक्रम ने भी पीना कम कर दिया था। मिताली का आज ससुराल में पहला दिन होता है और वो ससुराल में पहले दिन ही अपने कमरे में रील बनाने लग जाती है। मिताली के कमरे से गाने की आवाज आ रही होती है और गानों की आवाज सुनकर वहाँ मिताली की ननद रिया आती है और अपनी भाभी को ऐसे फोन के आगे डांस करता हुआ देखकर कहती है, भाभी ये क्या, आप रील्स बनाती हो? वो ननद जी, मुझे ना रील्स बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं शादी से पहले भी रील्स बनाती थी, लेकिन ये बात शायद घर में किसी को नहीं पता है, तो ननद जी आप भी किसी को मत बताना। बस इतनी सी बात भाभी। अरे इसमें क्या घबराने वाली बात है। भाभी आपको एक बात बताऊं, कभी कभी चोरी छुपे मैं भी रील्स बनाया करती हूँ और ये बात भी घर में किसी को नहीं पता। यहाँ तो सब लोग गुस्सा करते होंगे ना नाच गाने के लिए। वैसे अभी तक तो किसी को कुछ पता नहीं है, तो इसलिए हमें भी नहीं पता कि गुस्सा करेंगे या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई गुस्सा करेगा। कोई बात नहीं ननद जी, गुस्सा करे चाहे ना करे, लेकिन आप किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था मुझसे कि ससुराल में इन सब चीजों के बारे में पता चलना कोई अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आप इतना मत डरो, कुछ नहीं होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ननद जी सच में आप बहुत अच्छी हो। अरे भाभी आपने बातों बातों में भुला दिया ना कि मैं यहाँ आई क्यों थी। किसी ने भेजा है क्या ननद जी आपको यहाँ? हाँ, वो यहाँ मुझे माँ ने भेजा था। उन्होंने ये भी कहा था कि आज आपकी पहली रसोई की रस्म है, तो थोड़ी देर बाद आपको रसोई में जाना भी पड़ेगा और सबके लिए कुछ अच्छा बनाना भी पड़ेगा। अच्छा वो तो मैं बना लूंगी। अच्छा भाभी, वो मैं क्या कह रही थी कि जब आप खाना बना लो तब हम भी साथ में ननंद भाभी वाली एक रील बनाएंगे। आपके साथ भी मुझे रील बनाने का बहुत मन है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो वैसे भी रील बनाना बहुत अच्छा लगता है।
हम दोनों हैशटैग ननद भाभी वाली रील बनाएंगे। मिताली खुद तो रील्स बनाती ही है, लेकिन अब उसकी ननद भी बिल्कुल अपनी तरह ही मिली थी। वो भी रील्स बनाने वाली ही थी। अब ऐसे ही दोनों ननद भाभी रील्स बनाते रहते थे। एक दिन रिया अपने कमरे में बैठकर रील्स देख रही होती है। तभी उसकी रील में एक गाना आ जाता है और वो तुरंत अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी ये गाना सुनो ना, ये गाना कितना अच्छा है ना रील्स बनाने के लिए। क्यों ना आज हम दोनों इस गाने पर रील्स बनाएं। मेरा बहुत मन है इस गाने पर रील बनाने का। अरे ननद जी, ये गाना तो मैंने भी सेव किया हुआ है। मैंने तो डांस भी तय कर लिया है इस पर कि कौन सा करना है। आज हम दोनों इस गाने पर ही रील्स बनाएंगे, बहुत मजा आएगा ननद जी। रुको, मैं भी अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर आती हूँ, फिर हम दोनों ननद भाभी इसी गाने पर रील्स बनाएंगे। आप भी मेरी तरह ही कपड़े पहनकर तैयार हो जाना, ट्विनिंग करेंगे हम दोनों। अब मिताली और रिया दोनों ननद भाभी कम और सहेलियां ज्यादा लगती थी, इसलिए दोनों अब हर रोज ऐसे ही तैयार हो जाती, एक ही तरह और रील्स बनाने लगती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती मिताली की सास रमा भी देख रही होती है। एक दिन दोनों छत पर बारिश में रील्स बना रही थी। तभी वहाँ रमा आ जाती है और उन दोनों को बारिश में नाचता हुआ देखकर कहती है, बहू, मैंने तुझे यहाँ छत पर कपड़े लेने भेजा था और रिया तुझे गेहूं उठाने, और तुम दोनों यहाँ छत पर आकर ठुमके लगाने में लग गई। और बहू तू कुछ तो शर्म कर, आसपास के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। माँ जी, वो तो बारिश आ गई और हम दोनों थोड़ा बहुत भीग गए थे, इसलिए हमने सोचा कि हम दोनों रील्स ही बना ले। माँ आप भी आओ ना हमारे साथ, हम तीनों और भी धमाल करेंगे। तुम मेरे आगे ये सब मत बोल। मैं तुम लोगों को ये रील बनाने नहीं दूंगी। मुझे ना ही ये रील बनाने वाले लोग पसंद है और ना ही बनाना पसंद है। कुछ कहती नहीं हूँ तो फायदा मत उठाओ। रमा दोनों को बहुत सुनाती है और दोनों मुंह लटकाकर वापस नीचे आ जाते हैं। रिया तो अब अपनी माँ की डांट के बाद सुधर जाती है और रील्स नहीं बनाती, लेकिन मिताली नहीं सुधरती। वो अब भी छुप छुप कर रील्स बनाती। एक दिन रमा और मिताली दोनों बाजार जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक लड़की रोकती है और वो मिताली से कहती है, आप तो वही है ना, रील्स वाली बिहारी बहू। मैंने आपकी रील्स देखी, आप सच में बहुत अच्छी रील्स बनाती हो। मुझे भी बताओ ना कि आप इतनी अच्छी रील्स कैसे बना लेती हो। बहू, तू फेमस हो गई है क्या रील्स बनाकर? ये काम की चीज है क्या? माँ जी, मैं जो रील्स बनाती हूँ वो अपलोड भी करती हूँ और लोगों को मेरी रील्स बहुत पसंद आती है, तभी तो लोग मेरी रील्स को लाइक करते हैं। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रमा को काफी अच्छा लगता है कि रील्स जो उसकी बहू बनाती है उसकी वजह से काफी लोग उसे जाने लगते हैं। ऐसे ही एक बार रमा हॉस्पिटल में जाती है और दवाई की लाइन में लगी होती है। लाइन बहुत लंबी थी, इसलिए रमा का नंबर नहीं आता। रमा लाइन में खड़े खड़े बहुत थक जाती है और खुद से कहती है, हे, लाइन तो इतनी लंबी है कि आज तो मेरा नंबर आने से रहा और मेरे घुटनों का दर्द अलग मुझे सता रहा है। हे भगवान, कुछ तो करो, लाइन छोटी कर दो या फिर मेरे घुटनों का दर्द ही कम कर दो। रमा काफी परेशान हो रही थी। तभी वहाँ एक वार्ड बॉय आता है और उससे कहता है, आप बिहारी बहू की सास हो ना? मैंने आपको देखा है, वो आपके साथ पिक्स लगाती है। जी जी, मैं बिहारी बहू की सास हूँ। ये देखो, मुझे लाइन में लगे हुए कितने समय हो गए हैं, लेकिन ना लाइन आगे खिसक रही है और ना ही मेरा नंबर आ रहा है। बस इतनी सी बात? अरे आप बिहारी बहू की सास हो और मैं बिहारी बहू का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपका काम 1 मिनट में करवाया था। खैर कोई बात नहीं, मैं अब करवा देता हूँ। लेकिन माता जी, अगली बार जब भी आप दवा लेने आओ तो अपनी बिहारी बहू को साथ लेकर आना। रमा जो लाइन में इतनी देर से खड़ी थी उसका काम नहीं हो रहा था। वहीं उसकी बिहारी बहू की रील्स की वजह से उसका काम 2 मिनट में हो जाता है। रमा को बहुत अच्छा लगता है जब उसका काम इतनी जल्दी होता है। अब रमा अपनी बहू को कभी भी रील्स बनाने से मना नहीं करती। कुछ दिनों बाद रमा अपनी बहू के पास जाती है। बहू, वो तू क्या रील्स बनाती रहती है? मुझे भी बता दे तू,
आखिर ये सब बनाती कैसे है? माँ जी, रील्स बनाना बहुत आसान है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हो? आपको भी रील्स बनानी है क्या? हाँ, वो मैं सोच ही रही थी कि तुम दोनों इतनी अच्छी अच्छी रील्स बना लेती हो और वहीं मैं घर में अकेले बैठकर बोर होती हूँ, तो क्यों ना मैं भी तुम दोनों के साथ मिलकर रील्स ही बना लिया करूँ। ये तो बहुत अच्छा सोचा माँ जी आपने। रील्स बनाने में मजा भी बहुत आता है। रिया तो आपके डर से अब रील्स बनाती ही नहीं है, लेकिन उसे पता चलेगा ना कि अब आप भी रील्स बना रही हो, तब वो भी शुरू हो जाएगी। मेरा अकाउंट तो बिहारी बहू के नाम से है। अब रमा भी अपनी बहू बेटी के साथ ही मिलकर रील्स बनाने लगती है। तीनों सास बहू बेटी मिलकर अब यही सब करते। एक बार रमा का बेटा गोविंद घर आता है तो देखता है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है और वहीं पर उसकी माँ, बहन और पत्नी तीनों ही रील्स बनाने में लगी हैं। ये देखकर गोविंद काफी जोर जोर से हंसने लगता है और गोविंद को ऐसे हंसता हुआ देखकर रमा कहती है, क्या हुआ? तू क्यों ऐसे पागलों की तरह हंस रहा है? हमने तो कोई चुटकुला नहीं सुनाया है तुझे। आप तीनों ना एक साथ डांस करते हुए बहुत क्यूट लगते हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहू ने मुझे भी सिखा दिया है कि रील्स कैसे बनाते हैं। अब से मैं भी बहू की तरह ही रील्स बनाया करूँगी। गोविंद को कोई एतराज नहीं होता उन तीनों के रील्स बनाने से और सभी लोग साथ में ही बिहारी बहू की तरह रील्स बनाने लगते हैं।